हमारा तो निकलना बैठना वैसे ही बंद होता है, लेकिन जुमे की नमाज के दिन जो है हम जो है छोटी छोटी मस्जिदें हैं उसमें अदा करेंगे और हमारी जो ये जामा मस्जिद है इसमें अदा करेंगे। दोस्तों, इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका विस्तार बहुत कम समय में हुआ है और आज दुनिया की 24.1% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इसी वजह से ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और जिस हिसाब से इस्लाम धर्म अपना विस्तार कर रहा है उससे ये चीज तो तय है कि आने वाले कुछ सालों में ये ईसाई धर्म को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और आपको अधिकतर इस्लाम धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर इस्लाम धर्म भारत में किस तरह आया, और अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, क्योंकि इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि इस्लाम ने हिंदुस्तान में लगभग 12वीं शताब्दी में दस्तक दी, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को झांक कर देखें तो पता चलता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में 6ठी शताब्दी के मध्य में कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालाबार से हुई, क्योंकि उस समय अरब के व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे जो उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ती थी। इस बात का जिक्र कई अलग अलग किताबों में देखने को मिलता है। अगर हम इतिहासकार हेनरी द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ द इंडिया के अनुसार आपको बताए तो 680 ईस्वी में भारतीय तट पर पहले मुस्लिम यात्रियों वाले जहाज को देखा गया। भारत की पहली मस्जिद शेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण 190 ईस्वी में केरल में हुआ था, जिसे अरब के व्यापारी मलिक एबिन दिनार ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान बनाया। ये दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे हिंदुस्तान पर इस्लाम की पहली छाप के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम इस्लाम के हिंदुस्तान पर सीधे प्रभाव की बात करें तो उसमें 8वीं शताब्दी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो दौर था जब मुस्लिम आक्रमण करने आए, जिसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। आपको बता दें कि बिन कासिम उस समय मध्य पूर्व के सबसे बड़े साम्राज्य ओमियाद साम्राज्य का सेनापति था। बिन कासिम ने ईरान से करीब 6000 सैनिकों के साथ सिंध प्रांत के कराची शहर पर हमला किया, जहां उस समय हिंदू राजा धीर सेन का राज था। धीर सेन की कमजोर सेना को आसानी से हराकर उसने सिंध और बाद में मुल्तान पर आसानी से कब्जा कर लिया। मात्र 17 साल की उम्र में ये जीत हासिल करने के बाद बिन कासिम को अपनी सेना पर इतना भरोसा हो गया कि अब वो हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप के बाकी राज्यों को जीतने के लिए रणनीति बनाने लगा था। हालात यहाँ पहुंच गए थे कि बिन कासिम ने हिंदू राजाओं को आत्मसमर्पण और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए पत्र लिखे, और जब पत्र स्वीकार नहीं किए गए तो ये उन राज्यों के राज्य में जाकर हमले करने लगा। लेकिन इराक में उस समय अलहजत एबिन यूसुफ की अचानक से ही मृत्यु हो जाने की वजह से उसे अपना ये अभियान यहीं पर रोककर इराक लौटना पड़ा। एबिन यूसुफ उस समय इराक का राज्यपाल था। अब दोस्तों, 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कई बार हमले किए, जिसमें सोमनाथ के मंदिर को लूटना प्रमुख हमला था। बाद में पंजाब को जीतकर उसने पंजाब का गजनवी साम्राज्य से विलय किया, यानी जोड़ दिया। खैर, ये सब तो अपनी छाप छोड़ ही रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान पर इस्लाम साम्राज्य की शुरुआत 12वीं ईस्वी से हुई, जब मोहम्मद गोरी ने 1751 में हिंदुस्तान पर पहला हमला किया और फिर पश्चिमी हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए ये अपने साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। अब गोरी की मंशा अपने साम्राज्य को पूरब की तरफ फैलाने की थी और उस समय वहां पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज चलता था। मोहम्मद गौरी और आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच तारायण में 2 युद्ध हुए। 119 में जब पहला तारायण युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली, परंतु इसके अगले ही साल 1992 में इसके दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय मिली और फिर 1994 में गोरी ने खारवाल वंश के राजा जयचंद्र को युद्ध में हराकर अपनी सत्ता को और ज्यादा फैला दिया। लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए साम्राज्य को छोड़कर अफगानिस्तान वापस चला गया। लेकिन जब गोरी अफगानिस्तान गया तो उसने अपनी सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। इसी ने दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। और फिर इसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसके राज्य का और ज्यादा विस्तार करते हुए 103 ईस्वी में बिहार के ऊपर जीत हासिल करी। इसी आक्रमण में उसने विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक विक्रमाशील विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया।
जिसके बाद खिलजी ने बंगाल पर जीत हासिल की और यहाँ पर तो इस्लाम धर्म को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई। ठीक ऐसे ही करते करते इस्लाम धर्म का सिक्का भारत में चल गया और फिर मुगल सल्तनत आई, जिसके बाद तो आप जानते ही हैं कि कैसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में लोधी सल्तनत को हराकर मुगल सल्तनत की शुरुआत करी और फिर ये चीजें ऐसे ही बढ़ती गईं। पर जब तक मुगल सल्तनत का अंत होता तब तक अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था और फिर पहले मुगलों की फिर अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में हमारा देश बंधा रहा, जिससे हमें 1947 में आजादी मिली और तब से हम आजाद हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम का नाम हो और औरंगजेब का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि औरंगजेब ही वो शख्स था जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को एक नए आयाम पर पहुंचाया, जहां औरंगजेब ने इस्लामी कानून बनाया जिसके मुताबिक लोगों को इस्लाम धर्म अपनाना ही था और इस कानून को बहुत ही सख्ती से लागू किया गया। जहां एक तरफ अकबर सभी धर्मों की इज्जत करते थे तो वहीं औरंगजेब ने पूरी कहानी ही पलट दी और यही कारण था कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन औरंगजेब के समय पर ही हुआ। औरंगजेब इस्लाम धर्म को कट्टर तौर पर मानने वाला शख्स था जो शाही जिंदगी से ज्यादा अहमियत अपने धर्म को देता था और औरंगजेब के लिए उसका धर्म सबसे बड़ा था। इसीलिए गैर मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू करने वाला वो हिंदुस्तान का पहला शासक था और यही वजह थी कि औरंगजेब के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि जहां एक तरफ अकबर ने सभी धर्मों को एक समान इज्जत दी और लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखा, वही औरंगजेब ने बहुत से दुश्मन बना लिए थे और फिर लोगों ने उनका साथ देने से भी इनकार कर दिया। कई सारे दुश्मन तो उनके साम्राज्य में ही मौजूद थे और होते भी क्यों ना, ये खुद एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पिता को बंदी बना लिया था। आप सोच ही सकते हैं कि ये किस तरह का शख्स होगा। खैर, अब तो हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए हैं, इसीलिए ये चीजें मायने नहीं रखती, पर फिर भी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।